इस कहानी की शुरुआत होती है दो अमेरिकन सोल्जर से, जिसमें से एक का नाम था माइक और उसके साथ उसका साथी जिसका नाम था टॉमी। ये दोनों अमेरिकन आर्मी में बहुत अच्छे स्नाइपर थे। इन दोनों को आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़े मिशन को पूरा करने के लिए भेजा गया था। उस मिशन में इन दोनों को एक बीहड़ रेगिस्तान में जाकर एक बहुत बड़े टेररिस्ट को मारना था। ये दोनों उस वीरान रेगिस्तान में पहुंचते हैं और अपने स्नाइपर राइफल लोड करके उस टेररिस्ट के आने का इंतजार करते हैं। उस आतंकवादी की यूएस आर्मी को कई महीनों से तलाश थी। कुछ ही देर बाद दूर वहां लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये एक वेडिंग सेरेमनी होती है और वहां वही टेररिस्ट भी आता है जिसे उन्हें मारने के लिए यहाँ भेजा गया था। माइक अपने स्नाइपर से उस आतंकवादी पर निशाना लगाने लगता है। इससे पहले कि वो उस आतंकवादी को शूट करता, उस आतंकवादी के सामने कोई और आ जाता है, जिस वजह से माइक अपनी गन का निशाना हटा लेता है। माइक की गन में जो स्कोप लगा हुआ था उससे सूरज की रोशनी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही थी। उस आतंकवादी के ग्रुप में कई लोग भी होते हैं, जिसमें से एक आदमी उस रिफ्लेक्शन को देख लेता है। वो समझ जाता है कि उनसे दूर कोई उन पर नजर रखकर बैठा हुआ है। उस टेररिस्ट ग्रुप के लोग उसी तरफ गोलियां चलाना शुरू करते हैं, जिस वजह से वो आतंकवादी कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। माइक और टॉमी भी उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन अब उस आतंकवादी के लोग माइक और टॉमी के पीछे लग जाते हैं। ये दोनों एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन ये जानते थे कि ज्यादा देर तक यहाँ छुपे नहीं रह सकते। लेकिन इनकी किस्मत यहाँ अच्छी होती है, क्योंकि अचानक वहाँ रेगिस्तानी तूफान आ जाता है, जिस वजह से उस टेररिस्ट ग्रुप के लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब तूफान बंद हो जाता है तो ये लोग आगे गांव की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। कुछ घंटे चलने के बाद इनके सामने वहां लगा एक वार्निंग बोर्ड उड़कर आता है। इस बोर्ड पर डेंजर का साइन बना हुआ था। माइक कहता है कि हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारी जगहें ऐसी है जहां पर माइंस बिछाई गई है और ये जगह भी उन जगहों में से एक है। पर टॉमी उसकी बात नहीं मानता और टॉमी कहता है यहाँ से गांव पास ही है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम प्यास से मर जाएं या गांव पहुंचकर अपनी जान बचा ले। इन दोनों के पास पीने के लिए पानी बहुत कम बचा था। माइक आगे नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। टॉमी माइक से आगे की तरफ चल रहा था। वो माइक को ये बताना चाह रहा था कि आगे कोई भी माइंस नहीं बिछाई गई है। लेकिन तभी टॉमी का पैर एक माइंस के ऊपर आ जाता है और जैसे ही वो एक कदम आगे की तरफ बढ़ता है, वो माइंस वहीं ब्लास्ट हो जाती है। टॉमी उड़ के थोड़ी दूर गिरता है। माइन का ब्लास्ट इतना तेज था कि उसकी दोनों पैर धड़ से अलग हो गए थे। माइक जैसे ही भागकर टॉमी की मदद करने जाता है, तभी माइक का भी पैर एक माइन के ऊपर आ जाता है और जैसे ही माइक को माइन के दबने की आवाज आती है, माइक वहीं रुक जाता है, क्योंकि अगर उसने अपना जरा सा भी कदम उठाया तो वो भी वहीं ब्लास्ट में उड़ जाएगा। माइक अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन वो उसके पास नहीं जा सकता था। वो टॉमी को कहता है कि तुम रेडियो पर आर्मी से मदद मांगो, पर टॉमी को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो अपने आप को हिला भी नहीं पाता। माइक के पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन वो अपने दोस्त को इस तरह मरते नहीं देखना चाहता था। इसलिए वो टॉमी को कहता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये माइंस बहुत पुरानी है, शायद इसमें जंग लग चुका होगा, हो सकता है कि ये ना फटे। लेकिन टॉमी नहीं चाहता था कि उसका दोस्त आगे आए और अपनी जान दे, इसलिए वो अपनी जेब से गन निकालता है और माइक को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जिंदा रहना होगा। इसके बाद वो अपनी गन से खुद को शूट कर लेता है। अब माइक बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो अपने बैग को खोलता है और अपना रेडियो बाहर निकालता है। वो देखता है कि रेडियो की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और रेडियो की दूसरी बैटरी टॉमी के जेब में थी, लेकिन उस रेडियो में एक सोलर सिस्टम भी था। माइक उस रेडियो की बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज करता है। इसके बाद वो अपने आर्मी ऑफिसर से कांटेक्ट करता है और उन्हें अपनी सारी सिचुएशन बताता है और उनसे मदद मांगता है। लेकिन उन ऑफिसर्स ने कहा कि वो जिस जगह पर है वहां तक उन लोगों को आने में कम से कम 52 घंटे लगेंगे, यानी कि अब माइक को यहाँ अकेले 52 घंटे रहना पड़ेगा। माइक अपने सबसे अच्छे दोस्त टॉमी को भी खो चुका था। वो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, अचानक फिर से रेगिस्तानी तूफान आ जाता है। माइक ने उस तूफान से बचने के लिए अपनी गन को जमीन में गाड़ दिया, जिसके सहारे वो खड़ा रह सके, क्योंकि रेगिस्तानी तूफान इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो किसी भी इंसान को आसानी से उड़ाकर ले जाते हैं। उसके बाद वो अपने मुंह को कपड़े से लपेट लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उस तूफान का सामना करता है। जब तूफान बंद हो जाता है तो वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसके दोस्त टॉमी की डेड बॉडी उसके पास आ चुकी थी।
वो टॉमी की जेब से रेडियो की बैटरी निकालता है, पर यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि उसका रेडियो का बैग तूफान के कारण उससे दूर जा चुका था और अब ये बैटरी उसके किसी काम की नहीं थी। उसका पानी भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब माइक भूखा प्यासा है और उसे 52 घंटों तक यहाँ पर इंतजार करना होगा। पर जैसे तैसे माइक वहाँ समय बिताता है। उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था। वो अपनी गन को निकालता है और आसमान में कई गोलियां चलाता है, साथ ही मदद के लिए चिल्लाता भी है, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। अब माइक अपनी जान लेने का तय करता है। वो अपनी गन को अपने सर पर लगाता है और इससे पहले कि वो गन का ट्रिगर दबाता, वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जो पास के ही गांव का था। माइक उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाना चाहिए। माइक कहता है कि अगर मैंने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं भी अपने दोस्त की तरह मारा जाऊंगा। वो आदमी माइक के पास जाता है, लेकिन वो आदमी सीधा नहीं आता। वो जिगजैग पोजीशन में माइक की ओर बढ़ता है क्योंकि शायद उसे पता था कि यहाँ माइंस है। माइक उसे अपने खाली पानी की बोतल देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यासा था। साथ ही उसे अपना रेडियो भी मांगता है जो उससे कुछ ही दूरी पर था, लेकिन वो आदमी कहता है कि यहाँ पर कोई म्यूजिक नहीं बजाओगे तुम, और वो बोला कि तुम्हें आगे की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। यह कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। माइक उसी तरह कई घंटों से वहाँ पर खड़ा रहा और कुछ देर बाद एक छोटी सी लड़की उसे वहाँ अपनी तरफ आती दिखती है, जो कि ठीक उसी आदमी की तरह जिगजैग पोजीशन में आगे की तरफ आ रही थी। वो छोटी लड़की माइक को पानी देती है और साथ ही वो अपने गले में लटका हुआ एक थैले में से एक सोल्जर का टॉय निकालकर माइक को देती है। माइक के पास भी एक ऐसा ही छोटा टॉय था जो उसे इस रेगिस्तान में मिला था। वो उस टॉय को उस लड़की को दे देता है। उसके बाद माइक उस छोटी लड़की से अपने रेडियो का बैग मांगता है, पर वो लड़की भी उसे बैग नहीं देती। दरअसल ये उसी आदमी की बेटी थी जो भी कुछ देर पहले वहाँ आया था, और अब ये छोटी लड़की भी यहाँ से चले जाती है। थोड़ी देर बाद रात भी होना शुरू हो जाती है। माइक के पास जो उसका मोबाइल होता है, वो उसमें अपनी पत्नी का एक वीडियो मैसेज देखता है जिसमें उसकी पत्नी कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मिशन कंप्लीट करके जल्दी ही वापस आ जाना। ये सुनकर माइक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब माइक अपने लिए यहाँ थोड़ी सी आग जलाता है, पर वो बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो आधी नींद में था। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर जानवरों की आवाज आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर रेगिस्तानी खूंखार भेड़िए थे जो माइक को अपना शिकार बनाना चाहते थे। वो धीरे धीरे माइक की तरफ बढ़ रहे थे और अचानक उन भेड़ियों ने माइक पर हमला कर दिया। माइक अपने बचाव करने के लिए उन पे गोलियां भी चलाता है, लेकिन ज्यादा अंधेरा होने के कारण उसका निशाना उन भेड़ियों पर ठीक तरह से नहीं लगता। माइक अपनी टॉर्च ऑन करता है और एक भेड़ियों को देखकर उस पर निशाना लगाता है, लेकिन इस बार माइक का निशाना उस भेड़िए पर लग जाता है। वो भेड़िया उड़ता हुआ जाकर एक माइंस पे गिरता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे सभी भेड़िए भाग जाते हैं। अगले दिन फिर से वही आदमी वहाँ आता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम इन जंगली जानवरों से बच गए। माइक उससे अपना रेडियो का बैग मांगता है। वो आदमी उसे रेडियो का बैग देकर वहाँ से निकल जाता है। माइक को अब भ्रम होने शुरू हो जाते हैं। माइक को उसका दोस्त टॉमी दिखता है जो माइन के फटने से अब इस दुनिया में नहीं रहा। टॉमी उसे कहता है कि तुम अभी भी यहीं खड़े हो, तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। माइक को यहाँ पर उसके अतीत की सारी गलतियाँ उसे याद आती है जो उसने की थी। उसने अपनी पत्नी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था जब उसकी पत्नी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब वो उसे छोड़कर अपने मिशन पर चला गया। अब एक बार फिर से रात हो चुकी थी और चारों तरफ वही खूंखार भेड़िए थे जो उसे एक रात पहले मारना चाहते थे। वो माइक के ऊपर हमला कर देते हैं। माइक पूरी तरह उस रात उन भेड़ियों से लड़ता है। वो कई भेड़ियों को मार देता है और सुबह होने के साथ माइक अपनी घड़ी देखता है। अभी भी उस तक मदद पहुंचने में 7 घंटे बचे थे, यानी कि माइक को इस बेहद रेगिस्तान में फंसे हुए 45 घंटे हो चुके थे। 45 घंटों से वो एक ही जगह पर बिना एक कदम आगे बढ़ाए अभी तक वहीं खड़ा था। माइक को रेडियो पर उसके सीनियर का कॉल आता है। उसने उसे बताया कि जो टीम उसकी मदद करने के लिए आ रही थी उसे पहुंचने में अभी भी 10 घंटे और लगेंगे, यानी कि उसे 17 घंटे और इंतजार करना होगा। माइक से वो पूछते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तो माइक कहता है कि नहीं। उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि कोई तुमसे बात करना चाहता है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की आवाज आती है। माइक अपनी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ ही रुकना चाहिए था, मैंने अपना हर वादा तोड़ा है। माइक बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था और वो आगे की तरफ गिरने लगा है।
पर इससे पहले कि उसका माइक के ऊपर से पैर उठता, वहाँ पर वही आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे बताता है कि एक बार मेरा भी पैर एक माइंस के ऊपर आ गया था, जिस वजह से मेरा पैर शरीर से अलग हो गया था। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो मेरा ध्यान सिर्फ मेरे पैर पर ही था और मैं सोच रहा था कि अब मेरा पूरा भविष्य खत्म हो गया है। लेकिन तभी वहाँ एक नर्स आई। उसने मुझे देखकर एक स्माइल की और कहा कि तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद मैं अपनी पत्नी से मिला और हमारे बच्चे भी हैं। उसने कहा कि कभी कभी बुरी चीजें भी जिंदगी में अच्छी चीजें ले आती है, बस हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं यहाँ से माइंस निकालने का काम करता हूँ और उसे बेचता हूँ और माइंस निकालने के बाद वहाँ पर एक टीन का डिब्बा डाल देता हूँ ताकि आर्मी को यह पता ना लग सके कि हमने यहाँ से माइंस निकाली है। माइक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से मिल चुका हूँ, वो बहुत खूबसूरत है। वो आदमी उसे बताता है कि कुछ सालों पहले माइंस के फटने से मेरी बेटी की जान चली गई। ये सिर्फ मेरा एहसास है कि जो तुम मेरी बेटी को मेरे साथ देख सकते हो, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना है। जिंदगी चाहे कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद वो आदमी यहाँ से जाने लगा है। माइक को उसके साथ उसकी बेटी भी दिखती है, पर कुछ पलों में उसकी बेटी वहाँ से गायब हो जाती है। माइक को बचाने के लिए उसकी आर्मी वाले लगभग उस तक पहुंच जाते हैं, पर रेगिस्तान में उसे देखना इतना आसान नहीं था। उसके पास एक फ्लेयर गन भी होती है, पर वो माइक से बहुत दूर होती है। माइक सोचता है कि अब वो यहीं पर भूखा प्यासा मर जाएगा। उसे उस आदमी की बात याद आती है कि हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक पूरी हिम्मत करता है और वो एक कदम आगे की तरफ बढ़ जाता है, पर एक कदम आगे बढ़ने के बाद वहाँ कोई ब्लास्ट नहीं होता। माइक जब उस जगह को खोद के देखता है तो वहाँ एक टीन का डिब्बा निकलता है, जैसा कि उस आदमी ने कहा था कि वो यहाँ से माइंस निकाल देते हैं और एक टीन का डिब्बा लगा देते हैं। और माइक जब इस टीन के डिब्बे को खोलकर देखता है तो उसके अंदर से वही सोल्जर टॉय निकलता है। माइक उसी जगह पर लेट जाता है। वो पिछले 65 घंटों से इस जगह पर खड़ा था। माइक की जिंदगी इस इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से बदल जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे रेस्क्यू कर लेती है। कुछ दिनों बाद वो अपने देश वापस जाता है, जहाँ एयरपोर्ट पे उसकी पत्नी उसे लेने के लिए खड़ी होती है। माइक वहीं घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी पत्नी से माफी मांगता है। माइक जान चुका था कि जिंदगी में बुरी चीजें भी अच्छी चीजें ले आती है, जिस तरह से माइक की और उस आदमी की जिंदगी में आई थी। इन दोनों की जिंदगी में एक चीज कॉमन थी, बस ये दोनों ही जिंदगी में आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।